आज हम लोग पढ़ेंगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉइल। हमारे पास दो प्लेन कॉइल है, ऐसे एक कॉइल मान लीजिए ऐसे है और एक कॉइल मान लीजिए, दोनों का कोसेंट्रिक सेंटर है, समाक्षीय है, ऐसे है। और एक कुंडली ये है कि अंदर वाली जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या N1 है, ऐसे मान लेते हैं N1 है, और इसकी रेडियस जो है R1 है। और बाहर वाली जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या N2 है और इसका जो रेडियस है यह क्या है, R2 है। प्राथमिक कुंडली में हम I1 करंट दे रहे हैं, I1, तो इसके सेंटर पर या इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो हमें निकालना है दो समतल कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो लिख लेते हैं, माना दो समतल कुंडलियों में फेरों की संख्या N1 व N2 तथा इनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। दोनों कुंडलियों का उभयनिष्ठ केंद्र O है, यहाँ पर सेंटर है, वो कोसेंट्रिक सेंटर बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ केंद्र O है। प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 N1 I1 बाई R1 बाई के, म्यू 0 N1 I1 बाई 2 R1, इतना इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली से होकर निकलता है। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली से होकर के निकलता है। द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स फाई इक्वल टू B इंटू A, B बराबर म्यू 0 N1 I1 बाई 2 R1, और एरिया हो जाएगा बड़े वाले कॉइल का पाई R2 स्क्वायर। फाई बराबर BA म्यू 0 N1 I1 अपान 2 R1 इंटू पाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू 0 पाई R2 स्क्वायर बाई
2r1 इंटू n1 I1, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो हो जाएगा n1 I1, जहाँ k एक नियतांक है। इसका मान कुंडली के त्रिज्या पर निर्भर करता है, जहाँ k एक नियतांक है, इसका मान कुंडली के त्रिज्या पर निर्भर करता है। दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व m इज इक्वल टू होगा n2 phi2 अपान I1 n2, और ये phi2 ही है, n2 phi2 का मान है कि n1 I1 अपान I1 से I1 कैंसिल इज इक्वल टू k n1 n2, या k की वैल्यू कितनी है लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 μ0 पाई r2 स्क्वायर बाई r1, एक ये है n1 n2, या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू k n1 n2। यानी दो कुंडलियों, पूछता है कभी कभी कि दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, या दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में, नोट नंबर 1, अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, यदि कुंडलियों के बीच में नर्म लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाता है। दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ऐसे समझिए, एक सोलेनॉइड ऐसे है, और एक सोलेनॉइड इसके ऊपर लपेटा गया है ऐसे, ऐसे है। इसका जो रेडियस है ये इसका सेंटर है,
पहली वाली जो परिनालिका है इसका रेडियस R1 मान लेते हैं और दूसरी वाली जो है इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। ऐसे दो परिनालिकाएं हैं, इनके बीच का निकालना है अनयोन्य प्रेरकत्व। माना दो समाक्षीय परिनालिकाओं की त्रिज्या R1 व R2 है। इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। अंदर वाली परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर μ0 N1 I1। अतः बाहरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बाहरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 I2 बराबर M I1। N2 I2 इक्वल टू M I1 और N2 I2 का मान कितना होगा B1 A2। ये जो I2 बाहरी चुंबकीय जो बाहरी परिनालिका है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो B1 है। तो N2 B1 A2 बराबर M I1 या यह हो जाएगा N2 इंटू B1 के जगह पर μ0 और N1 I1 A2 के जगह पर लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर बराबर M I1 या यहाँ से M इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से M इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर μ0 N1 कैपिटल N2 और यहाँ पर I1 से I1 को काट दीजिए कैपिटल N2। और आप जानते हैं स्मॉल N1 बराबर होगा कैपिटल N1 बाई L और स्मॉल N2 बराबर कैपिटल N2 बाई L। L क्या है? इस परिनालिका की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर μ0 N2 के जगह पर हो जाएगा स्मॉल N2L तो N1 N2L इतना हो जाएगा। या फेरों की संख्या के रूप में देखिए
फेरों की संख्या के रूप में N1 और N2 की जगह पर जब लिखेंगे तो m इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर म्यू जीरो N1 की जगह पर कैपिटल N1 बाई एल इंटू कैपिटल N2 बाई एल इंटू एल से एक एल कैंसिल, तो m इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर म्यू जीरो बाई एल इंटू N1 N2, या m बराबर k N1 N2, जहाँ k बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो पाई R2 स्क्वायर बाई एल, म्यू जीरो पाई R2 स्क्वायर बाई एल। यह कुंडली की लंबाई और त्रिज्या पर निर्भर करता है। m बराबर k N1 N2। यहाँ भी अगर कुछ देखिए m का मान कैसे बढ़ेगा, तो परिनालिका में फेरों की संख्या को बढ़ाकर या परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थों को रख देने पर m का मान बढ़ जाएगा। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, माना दो कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व L1 व L2 तथा दोनों कुंडलियों का संयुक्त अनयोन्य प्रेरकत्व कैपिटल M हो तो दोनों कुंडलियों का युग्मन गुणांक, दोनों कुंडलियों का युग्मन गुणांक बराबर अंडर रूट m अपान L1 L2। युग्मन गुणांक को लिखते हैं k से, k इक्वल टू अंडर रूट m अपान L1 L2। k का मान सदैव 1 से कम होता है, k इज लेस देन 1। k का मान सदैव 1 से कम होगा। क्वेश्चन देखिए इस पे, एक कार की स्फुलिंग कुंडली की प्राथमिक धारा जब 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पियर से शून्य हो जाती है तो इसके द्वितीयक कुंडली में 40,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अनयोन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, गिवन दैट प्राथमिक कुंडली में टाइम दिया है डेल्टा टी बराबर 10 माइक्रोसेकेंड यानी 10 गुणे 10⁻⁻6 सेकेंड। 4 एम्पियर से शून्य हो जाती है तो डेल्टा आई बराबर 0-4 बराबर -4 एम्पियर। तो इसके द्वितीय कुंडली में जो विद्युतवाहक बल ई है वह है 40,000 वोल्ट। तो कह रहा है एम बराबर ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं एम बराबर होता है -E डेल्टा आई बाई डेल्टा ई अपान, एम बराबर -E अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो -E के जगह पर लिखेंगे 40,000 इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा आई हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6 अपान आई की वैल्यू है -4, माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और 4 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 10,000 और गुणे 10 गुणे 10⁻⁻6 1 2 3 4 5 10⁵ गुणे 10⁻⁻6 10⁻⁻1 0.1 हेनरी। आंसर
अगला क्वेश्चन देखिए, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली की 20 एम्पीयर धारा को 0.05 सेकेंड में शून्य कर दें तो द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों तो इससे कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो देखिए दिया क्या क्या है, गिवन दैट पे लिख देते हैं। गिवन दैट एल बराबर अन्योन्य प्रेरकत्व एम बराबर दिया है 1.5 हेनरी। 20 एम्पियर की धारा को 0.05 सेकेंड में, डेल्टा टी बराबर 0.05 सेकेंड में 20 एम्पियर से शून्य कर देते हैं तो डेल्टा आई बराबर 0 माइनस 20 बराबर -20 एम्पियर। तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 बराबर 300 हो तो बताइए उसमें फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा फाई 2 ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं नंबर 1, हम जानते हैं ई बराबर होता है -m डेल्टा आई बाई डेल्टा टी माइनस m की जगह पर 1.5, डेल्टा आई की जगह पर -20, डेल्टा टी की जगह पर 0.05। तो यह हो जाएगा कितना, माइनस माइनस मिलकर के प्लस। और देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू 20/0.05। नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 150 गुणे 20 और नीचे हो जाएगा 5, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 600 वोल्ट। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, 600 वोल्ट। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पूछा है कि अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 300 हो तो बताइए फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं N2 phi2 इज इक्वल टू m I1, ये पढ़े हैं N2 phi2 इज इक्वल टू m I1। तो phi2 के जगह पर डेल्टा लगा दे रहे हैं। जब धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। m कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट। जब धारा में परिवर्तन होगा, धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है, 20 से घट करके 0, तो ये भी फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा डेल्टा फाई 2। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा फाई 2 बराबर m डेल्टा I1 बाई N2। ये क्या होगा देखिए, m का मान कितना दिया हुआ है 1.5, डेल्टा I1 का मान कितना है -20/300। यह आ जाएगा -15 दूनी 30, 30/300 बराबर -1/10 बराबर -0.1 वेबर। अगर फ्लक्स बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होता है, अंदर घुसता है तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब जो फ्लक्स है वो प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 0.1 वेबर।